नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक समझेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रिंट क्रांति और उसका प्रभाव के बारे में। हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे छपाई यानी प्रिंटिंग प्रेस के आने से दुनिया बदल गई। लोगों की जिंदगी बदल गई और उनके सोचने का तरीका भी। चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से हुआ क्या। हाँ, मतलब इसका सबसे पहला और सीधा असर क्या था? सबसे पहला असर ये था कि एक नया पढ़ने वाला समाज तैयार हुआ, अ न्यू रीडिंग पब्लिक। अच्छा, ये कैसे हुआ? देखिए, प्रिंटिंग की वजह से किताबों की कीमत कम हो गई बहुत ज्यादा कम। और उन्हें बनाने में जो समय और मेहनत लगती थी वो भी घट गई होगी। बिल्कुल। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी कॉपीज आसानी से बन सकती थीं। बाजार में आप कह सकते हैं किताबें भर गईं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। हाँ, और अब ध्यान से सुनिए, किताबों तक इस आसान पहुंच ने पढ़ने का एक नया कल्चर बनाया। एक नया कल्चर? मतलब पहले लोग पढ़ते नहीं थे? पढ़ते थे, लेकिन पढ़ना लिखना सिर्फ कुछ अमीर लोगों या एलिट्स तक ही सीमित था। आम लोग ओरल कल्चर में जीते थे। ओरल कल्चर मतलब वो सुनकर सीखते थे? हाँ बिल्कुल, वे धार्मिक कथाएं सुनते थे, बैलड यानी गाथा गीत सुने जाते थे और लोक कथाएं सुनाई जाती थी। ज्ञान बोलकर ही एक से दूसरे तक पहुंचता था। तो मतलब लोग अकेले में चुपचाप किताब नहीं पढ़ते थे? नहीं, ज्यादातर लोग किसी कहानी को सुनते थे या कोई नाटक देखते थे। ज्ञान एक कलेक्टिव, एक सामूहिक अनुभव था। लेकिन ये बदलाव इतना आसान तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर यूरोपियन देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट्स बहुत कम थीं। तो फिर पब्लिशर्स ने आम लोगों को किताबों की तरफ कैसे खींचा? ये तो बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर तरीका निकाला। उन्होंने उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते थे, पॉपुलर बैलड्स और लोक कथाओं वाली किताबें छापना शुरू किया। अच्छा, मतलब वो कहानियां जो वो पहले से सुनते आ रहे थे। एग्जैक्टली। और इन किताबों में बहुत सारी तस्वीरें होती थी। ताकि जो पढ़ नहीं सकता वो तस्वीरें देखकर कहानी समझ सके। जी। फिर इन किताबों में लिखी कहानियों को गांव में और टैवर्न्स में गाया और सुनाया जाता था। टैवर्न्स? हाँ, टैवर्न्स यानी उस जमाने के शराब खाने। ये ऐसी जगहें होती थीं जहां लोग शराब पीने, खाना खाने और दोस्तों से मिलकर खबरें जानने के लिए इकट्ठा होते थे। तो ये एक तरह के सोशल हब्स थे। हाँ, इस तरह ओरल कल्चर प्रिंट में आ गया और प्रिंट की हुई चीजें बोलकर लोगों तक पहुंचने लगीं। सुनने वाले और पढ़ने वाले लोगों के बीच की जो लाइन थी वो धुंधली हो गई। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो यहाँ दो नए शब्द आए, एक तो बैलेड और दूसरा टैवर्न्स। ऐतिहासिक कहानी या लोक कथा जिसे गाकर सुनाया जाए, और टैवर्न्स तो हमने समझ ही लिया। तब विचारों का प्रसार होना शुरू हुआ। हाँ, और यहीं से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्रिंट ने विचारों को दूर दूर तक फैलाने का मौका दिया। इससे बहस और चर्चा की एक नई दुनिया शुरू हुई। मतलब अब वो लोग भी जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज से सहमत नहीं थे, अपने विचार छापकर फैला सकते थे। बिल्कुल, ये छपे हुए संदेश लोगों को अलग तरह से सोचने और कुछ करने के लिए मना सकते थे। इसका जीवन के हर क्षेत्र में बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन मुझे लगता है सबने प्रिंटेड किताबों का स्वागत नहीं किया होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कई लोगों के मन में डर भी था। कैसा डर? उन्हें डर था कि अगर किताबों तक पहुंच इतनी आसान हो गई तो लोगों के मन पर इसका क्या असर होगा। उन्हें लगा कि अगर छपने वाली चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं रहा तो विद्रोही, रिबेलियस और अधार्मिक विचार फैल सकते हैं। और ये डर सिर्फ राजाओं को नहीं था। नहीं, इस डर को धार्मिक अधिकारियों, राजाओं और कई लेखकों ने भी जाहिर किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद मार्टिन लूथर है ना? हाँ, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1517 में मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस लिखी, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कई प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना की थी। जी। इसकी एक छपी हुई कॉपी विटनबर्ग के एक चर्च के दरवाजे पर लगा दी गई, जिसमें चर्च को बहस के लिए चुनौती दी गई थी। और प्रिंट की वजह से ये बात सिर्फ उस चर्च तक नहीं रही। बिल्कुल नहीं। लूथर के लेख तुरंत ही बड़ी संख्या में छापे गए और दूर दूर तक पढ़े गए। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि चर्च के अंदर ही बंटवारा हो गया और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। इसका असर कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लूथर के न्यू टेस्टामेंट के अनुवाद की 5000 प्रतियां कुछ ही हफ्तों में बिक गईं। हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
और सिर्फ कुछ हफ्तों में। ये तो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। लूथर ने खुद कहा था, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द मोस्ट वन। मतलब प्रिंटिंग ईश्वर का सबसे बड़ा और महान तोहफा है। तो कई विद्वानों का मानना है कि प्रिंट ने एक नया बौद्धिक माहौल बनाया और उन नए विचारों को फैलाने में मदद की जिनसे रेफॉर्मेशन हुआ। जी, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिंट और असहमति की। प्रिंट एंड डिसेंट। हाँ, तो प्रिंट और लोकप्रिय धार्मिक साहित्य ने कम पढ़े लिखे लोगों में भी धर्म की अलग अलग व्यक्तिगत व्याख्याओं को बढ़ावा दिया। इसका एक उदाहरण है इटली का एक मिलर यानी चक्की वाला, जिसका नाम मनोक्यो था। हाँ, मनोक्यो की कहानी बहुत जरूरी है इसे समझने के लिए। उसने अपने इलाके में मिलने वाली किताबें पढ़ना शुरू किया और उसने बाइनुल के संदेश की फिर से व्याख्या की। हाँ, और भगवान और सृष्टि के बारे में एक ऐसा विचार बनाया जिससे रोमन कैथोलिक चर्च नाराज हो गया। बहुत ज्यादा नाराज हो गया होगा। बिल्कुल। रोमन चर्च ने ऐसे विधर्मी यानी हेरेटिकल विचारों को दबाने के लिए अपना इंक्विजिशन शुरू किया। इंक्विजिशन ये एक तरह की धर्म अदालत थी। सही समझे, एक पुरानी रोमन कैथोलिक अदालत जो हेरेटिकल मान्यताओं को पहचानने और दंडित करने के लिए थी। तो मिनोक्यो का क्या हुआ? मिनोक्यो को 2 बार पकड़ा गया। हाँ। और आखिर में उसे मौत की सजा दे दी गई। सिर्फ किताबें पढ़कर अपनी राय बनाने के लिए? हाँ, और इस तरह की घटनाओं से परेशान होकर रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कड़ा नियंत्रण लगाया। और 1558 से प्रतिबंधित पुस्तकों की एक सूची, एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, रखना शुरू कर दिया। जी, और ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम्स और यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्टेट और रिलीजन के कंट्रोल की बात है। ये डर सिर्फ चर्च तक ही सीमित नहीं था, जैसा आपने पहले बताया। एक लैटिन विद्वान और कैथोलिक सुधारक इरास्मस, उन्होंने भी छपाई को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। हाँ, इरास्मस का डर थोड़ा अलग था। उन्हें डर था कि बाजार में स्लैंडरस, स्कैंडलस, रेविंग, इररिलीजियस और सेडिशियस किताबों की बाढ़ आ जाएगी। मतलब निंदात्मक, अपमानजनक, पागलपन भरी, अधार्मिक और राजद्रोही किताबें। हाँ, और उन्हें लगता था कि इस वजह से अच्छी और मूल्यवान किताबों का महत्व भी कम हो जाएगा। ये तो कुछ आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड या फेक न्यूज वाली चिंता जैसा लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ कुछ नए शब्द हैं, इन्हें ध्यान से समझना जरूरी है। इंक्विजिशन और हेरेटिकल तो हमने समझ लिया। एक और शब्द है सेडिशियस। हाँ, सेडिशियस का मतलब है ऐसा भाषण या लेखन जो सरकार के खिलाफ हो। तो चलिए अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सो लेट्स क्विकली रिवाइज। हमने सीखा कि प्रिंटिंग प्रेस ने एक नया पाठक वर्ग बनाया, जिससे सुनने की संस्कृति पढ़ने की संस्कृति में बदलने लगी। हमने ये भी देखा कि कैसे प्रिंट ने धार्मिक बहसों को जन्म दिया, जिससे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जैसे बड़े बदलाव हुए। लेकिन इसने अथॉरिटीज के मन में डर भी पैदा किया। और आखिर में हमने समझा कि कैसे प्रिंट ने असहमति यानी डिसेंट को आवाज दी और कैसे चर्च जैसी संस्थाओं ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पूरी कहानी से एक विचार मन में आता है। प्रिंट ने उस समय के समाज, धर्म और राजनीति को गहराई से बदल दिया। ये सोचने वाली बात है कि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया, जो हमारे समय का प्रिंट है, वो हमारे समाज और हमारे सोचने के तरीकों पर कैसा और कितना गहरा असर डाल रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शायद आज हम उसी संघर्ष के एक नए संस्करण को जी रहे हैं, सूचना की आजादी और उसे नियंत्रित करने की कोशिश के बीच का संघर्ष। इस विचार के साथ अगली क्लास में मिलते हैं।